कट कर। हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिगिनर्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंट्रोडक्शंस। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कोई भी करता है तो एक्चुअली बहुत इजी रहता है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, लेकिन एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हैंडल करने के लिए फिर उसका सिर दर्द होने लगता है। तो उसको समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको प्रोसीजर पता नहीं रहती। उसको इतना डर इसलिए लगता है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। हम पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बिगिनर्स के लिए। अभी हम समझ लेते हैं कि पहले एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो एक्सपोर्ट होता है जो गुड्स इंडिया के बाहर जाएगा, और इंपोर्ट होता है कि जो गुड्स इंडिया के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर हमें कहीं से परचेस ऑर्डर मिलती है तो हम उसको करते हैं एक्सपोर्ट, और अगर हम परचेस ऑर्डर इशू करते हैं तो हो जाता है इंपोर्ट। अभी दूसरी चीज़ आपको एक समझनी पड़ेगी कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर आप ये समझ सकते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है तो आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले रहता है बायर, जिसको गुड्स चाहिए। ठीक है, जिसको गुड्स चाहिए वो बायर है। और दूसरा रहता है सेलर, जो मैन्युफैक्चरर रहता है या जो भी ट्रेडर रहता है जो गुड्स बेचेगा, सेल करेगा इंडिया से बाहर, उसको बोलेंगे सेलर। तीसरा रहते हैं गवर्नमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंटेशन में इतना इशू इसलिए आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स के रूल्स भी रहते हैं, नॉर्म्स भी रहते हैं। दोनों साइड में गवर्नमेंट रहती है, एक जहाँ से गुड्स बेचना रहते हैं वहाँ पे, और जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट करना रहता है वहाँ पे। एक्सपोर्टर कंट्री में भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, इंपोर्ट कंट्री में भी रहते हैं। तो इसके लिए आपको है ना इशू आता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कस्टम प्रोसीजर के लिए, बहुत सारे इसमें इशू आता है। फिर उसमें रहती बैंक्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में आप कौन से भी पेमेंट टर्म पे रहो, आपको आपकी बैंक्स इन्वॉल्व रहेगी। दो आपकी बैंक भी इन्वॉल्व रहेगी और सामने वाली की बैंक भी इन्वॉल्व रहेगी, कंपलसरी है, बैंक्स इन्वॉल्व रहेगी इसमें। फिर रहेगा ट्रांसपोर्टर। आपको इधर इंडिया से गुड्स बेचना है बाहर, तो पहले आपको फैक्ट्री से आपको गुड्स पोर्ट तक भेजना पड़ेगा। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टर चाहिए ही होगा। ट्रांसपोर्टर बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर, मैं ट्रांसपोर्टर बोल रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टर फिर और उधर से भी है ना, डेस्टिनेशन पोर्ट से लेके उसके वेयर हाउस तक आपको ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी। फिर रहेगा CHA, कस्टम हाउस एजेंट उसको बोलते हैं, जो आपको कस्टम क्लियरेंस का मटेरियल करा के देगा। शिपिंग बिल 5 जनरेशन वगैरह हो उसके अंडर में आता है सब, कस्टम से सब कुछ क्लियर करने का काम ये CHA करेगा। फिर आएगा FA, फ्रेट फॉरवर्डर, जो शिपिंग लाइन से कोऑर्डिनेट करता है, जो आपका और शिपिंग लाइन के बीच का रहता है, उसको बोलते हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स। वो शिपिंग लाइन से ना फ्रेट का कोट लेगा और आपको देगा, और प्लस शिपिंग लाइन से DL भी रिलीज करके देता है, वो फ्रेट फॉरवर्डर रहता है। कस्टम्स इन्वॉल्व रहती है इसमें। कस्टम्स यानी कि CHA आदमी ने आपको पता है, कस्टम हाउस एजेंट, वो कस्टम से काम करके देता है। फिर DGFT इन्वॉल्व रहती है इसमें। ये आपको मीन्स ये बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व ही रहती है, कंपल्सन है सबका इनका। फिर है कि शिपिंग लाइन्स भी इन्वॉल्व रहती है इसमें। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के इंपोर्ट रहते हैं। ठीक है, पहले इंपोर्ट रहते हैं इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर्स गुड्स, यानी कि जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए यूज़ हो गए या फिर इंडस्ट्रियल के लिए पर्पज के लिए यूज़ हो गए, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर्स गुड्स। फिर दूसरा एक यूज आता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि ये वो पार्ट्स रहते हैं कि हम कौन से पार्ट्स किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पार्ट्स खरीदते हैं, वो इसमें आते हैं। जैसे कि हमें कोई सी कार बनानी, टाटा कार बनाता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको मत पकड़ के चलिए। कोई भी कंपनी उसकी कार बनाती है तो उसका इंजन बाहर से मंगाती है, तो इंजन वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक्सपोर्ट के 4 टाइप रहते हैं। एक रहता है पहले डायरेक्ट एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया का सेलर है और बाहर ओवरसीज का है, दोनों के बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, दूसरा रहता है डीम एक्सपोर्ट। डीम एक्सपोर्ट यानी कि गुड्स इंडिया के बाहर जाएगा ही नहीं, विद इन द इंडिया गुड्स सेल होगा, लेकिन वो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है। ठीक है, इस डीम एक्सपोर्ट में हम इंपोर्ट करते हैं मटेरियल, वो एक कंसेप्ट रहती है। ठीक है, उसको डीम एक्सपोर्ट इसलिए बोला जाता है कि हम उसको गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स को वगैरह इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और फिर गुड्स बनाते हैं और फिर विद इन इंडिया उसको सेल करते हैं, इसको डीम एक्सपोर्ट कहा जाता है। फिर आते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स।
थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में आपका मैन्युफैक्चरर विद इन इंडिया रहता है, यानी कि सेम कंट्री का रहता है। फिर जो सेलर रहता है वो भी सेम कंट्री का रहता है। सॉरी, अभी इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, ये दोनों एक ही कंट्री के रहते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट। और उन दोनों के ट्रांजेक्शन्स रहेंगे फॉरेन करेंसी में। आईएनआर में भी हो सकते हैं ट्रांजेक्शन्स, लेकिन कुछ बेनिफिट्स होंगे जो रहेंगे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर लेते हैं। या फिर आर्मेंस लाइसेंस के फायदा रहता है, बेनिफिट्स रहता है, वो मैन्युफैक्चर उठा सकता है, अगर ऐसा कुछ भी हो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है उनकी। ठीक है, ये होता है थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट में। फिर होता है उसके बाद मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता है कि आपका गुड्स बाहर से आ रहा है और बाहर से बाहर ही दूसरे कंट्री में डिलीवर हो रहा है, उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्ट्स। लेकिन उसका पेमेंट इंडिया से जाएगा, तो उस केस में ना आपके डॉक्यूमेंट्स का तो ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ट्रांजेक्शन ऐसा होता है कि गुड्स अगर चाइना से आया, चाइना से वो इंडिया में आएगा ही नहीं गुड्स, वो डायरेक्टली चाइना से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में डिलीवरी देंगे तो। मीन्स एक्सपोर्टर मीन्स मैन्युफैक्चर रहेगा चाइना का और एक्सपोर्टर रहेगा इंडिया का, ठीक है, और बायर रहेगा ऑस्ट्रेलिया का। तो चाइना वाली पार्टी डायरेक्टली इंडिया वाली पार्टी के बिहाफ में ऑस्ट्रेलिया में गुड्स डिलीवर करेगी, उसको बोलते हैं मर्चेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी हम एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की प्रोसेस समझ लेते हैं। ठीक है, पहले तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ट्रांजेक्शन करने के लिए। फिर टर्म्स यानी कि बायर और सेलर की टर्म्स निगोशिएट होती हैं। फिर जो भी अपने अपने इनको टर्म्स फिक्स कर लेते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं एज पर इनको टर्म्स, क्या होगा क्या नहीं। फिर कस्टम प्रोसीजर होती है, उसके बाद फिर कस्टम प्रोसीजर वाले डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट करते हैं। इस इधर डायरेक्टली कुरियर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक सेट तो हमें बैंक में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और फिर बायर गुड्स मीन्स डॉक्यूमेंट्स लेता है और गुड्स रिसीव कर लेता है। ये पूरी उसकी प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको उसकी डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आई थिंक मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया है। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर में।